स्टूडेंट्स, हम एसएचएम पूरा कर चुके थे। होप आपने प्रॉब्लम्स कर ली होंगी, पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे वेव्स के अंदर। चलिए वेव शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं वेव्स की बात करूं तो वेव्स का नाम लेते ही आपके दिमाग में ये डायग्राम होता है। ठीक, मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। नंबर एक, ये वेव नहीं है, दिस इज नॉट वेव। और मैं जैसे ही ये कहूंगा आपके दिमाग में दो सवाल आने चाहिए कि हम बहुत सालों से इसी को वेव समझते हैं। ठीक है, ये कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फिर वेव कौन है। ठीक है ना, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। ये वेव नहीं है बहरहाल। आइए सीखते हैं बच्चों। ये मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। मीडियम के पार्टिकल रेस्ट में है। अब इधर से कोई डिस्टरबेंस आया, डिस्टरबेंस मतलब कोई एनर्जी है, ठीक है ना, एक डिस्टरबेंस है जो इन सारे पार्टिकल्स को एसएचएम कराकर आगे बढ़ती चली जाएगी। अब वो एसएचएम ऐसे भी हो सकता है, वो एसएचएम ऐसे भी हो सकता है, वो एसएचएम ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए एसएचएम ऐसे हुआ, कुछ देर बाद इसका एसएचएम हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका हुआ, बिकॉज ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, विद ए कांस्टेंट स्पीड। कौन? डिस्टरबेंस। सारे पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेंगे कुछ देर बाद, ठीक है ना। और जब सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे तो आप देखेंगे कोई पार्टिकल यहां होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप फोटो खींच दीजिए, सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और आप अचानक फोटो खींच दें, तो आप देखेंगे कोई पार्टिकल यहां होगा, कोई 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 यहां होगा, सब अलग अलग जगहों पर होंगे, लेकिन उनका फोटोग्राफ ऐसा दिखाई देगा। इसको हम वेव फॉर्म कहते हैं, वेव फॉर्म। ये वेव नहीं है, ये उसका फोटोग्राफ है। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका फोटोग्राफ है, वेव फॉर्म। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, और आप अचानक फोटो खींचते ही होता है, तो फिर वेव कौन है? अब क्वेश्चन ये है, वेव ये है, ये डिस्टरबेंस ही वेव है। तो वेव इज अ डिस्टरबेंस विच प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। शेप मतलब उसका जो मेथड है वाइब्रेट कराने का वो एक जैसा ही होगा। ये नहीं होगा कि आधे पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे, आधे ऐसे वाइब्रेट करेंगे और आधे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। एक पर्टिकुलर मैनर में वाइब्रेट करते चले जाएंगे, एसएचएम करते चले जाएंगे। तो ये होती है वेव, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मीडियम में स्टूडेंट्स वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, किसी भी मीडियम में वेव प्रोड्यूस करने के लिए तीन क्वांटिटीज होना जरूरी है, ठीक है ना। पहली क्वांटिटी, मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी, उसके अंदर इनर्शिया होनी चाहिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बताना जरूरी है, लेस डैम्पिंग। और डैम्पिंग क्या होता है ये आप एसएचएम में पढ़ चुके हैं। लेस डैम्पिंग, डैम्पिंग कम होनी चाहिए। आइए मैं डैम्पिंग को आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों। लेस डैम्पिंग होगी तो वेव दूर तक ट्रेवल करेगी, मतलब एनर्जी बहुत दूर तक जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो ट्रेन की पटरी होती है, ठीक है ना, उस पर अगर आप कान लगाएं और दूसरे कहीं दूर से हथौड़ा मारें तो उसकी साउंड बहुत दूर तक सुनाई देती है, कई किलोमीटर दूर तक। ठीक है, क्यों? अगर आप घर में एक दीवार पर कान लगाएं और दूसरी दीवार से मतलब हथौड़ा मार के उसमें आवाज करें तो वो आपको बहुत दूर तक नहीं सुनाई देगी। वो कुछ दूर तक काम करती है, फिर धीरे 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 कम होती चली जाती है और फिर बंद भी हो जाएगी। अगर आप घर के एक कॉर्नर में ऐसा कर रहे हैं, दूसरे में कान लगाकर सुन रहे हैं तो नहीं सुनाई देगा। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, डैम्पिंग कम होना इज द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डैम्पिंग कम होने से बच्चों सिर्फ इतना होगा कि जो वेव प्रोड्यूस हुई है वो दूर तक ट्रेवल करेगी, बट डैम्पिंग कम होने से या ज्यादा होने से वो वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट बताना जरूरी है, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई आपसे पूछ ले कोई एक प्रॉपर्टी बताओ, तो वो एक प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी जरूर बतानी है। इलास्टिसिटी के बिना नहीं हो सकती। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। आप पानी में पत्थर फेंकिए, ठीक है ना। जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 होता है, कुछ सर्कल्स बनते चले जाते हैं, ऐसे बड़े होते चले जाते हैं। आप रेत में पत्थर फेंकिए, रेत में, तो एक गड्ढा हो जाएगा यहाँ और कुछ भी नहीं होगा, बस खत्म हो गया। ऐसे 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 नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता? पानी में ऐसा क्या है जो रेत में नहीं है? इलास्टिसिटी। पानी के अंदर इलास्टिसिटी है, जहां पत्थर गिरता है वो पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं और वापस अपनी जगह आते हैं। तो बार बार क्या होने लगता है? एसएचएम होने लगता है पार्टिकल्स का और वेव ट्रेवल कर जाती है, ठीक है।
रेत में इलास्टिसिटी नहीं होती तो उसमें वेव फॉर्म नहीं होती। तो आज हमने सबसे पहले दो बातें पढ़ी। वेव क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है जो मीडियम में किसी एक डायरेक्शन में क्या करता है? प्रोपोगेट करता है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। फिर हमने पढ़ा मीडियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आता है वेव कितने टाइप की होती है, चलिए इसको देखते हैं। बच्चों वेव कितने टाइप की होती है इसकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। देखो वेव के जो टाइप हैं वो ऐसे समझाए जा सकते हैं। वेव 2 टाइप की होती है, एक को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, एक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये हम 11th में पढ़ते हैं, ये हम 12th में पढ़ते हैं। मैकेनिकल के फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, एक को हम लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, एक को हम ट्रांसवर्स कहते हैं। EMW ट्रांसवर्स ही होती है सिर्फ, ठीक। ये तरीके हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं। EMW आप 12th में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, ये सब EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए। तो पहला डिफरेंस तो इन दोनों में है, यहाँ मीडियम नहीं चाहिए, यहाँ मीडियम चाहिए। दूसरा डिफरेंस, ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिसमें वेव की डायरेक्शन, अगर वेव ऐसे है, मतलब वेव ऐसे जा रही है लाइक दिस, तो पार्टिकल का मोशन ऐसे होना चाहिए। पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर मोशन करता है तो उसे ट्रांसवर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ये एक रस्सी ले लीजिए और इसको यहां से ऐसे जर्क करिए। जब आप जर्क करेंगे तो ये ऐसे 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 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, वेव इस डायरेक्शन में चली, वेव यहां से एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हुई, मतलब ऐसे चली, और पार्टिकल्स ऐसे मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। लॉन्गिट्यूडनल वो होते हैं जिसमें वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन, ठीक है ना, अलोंग सेम होती है, सेम डायरेक्शन। जैसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है एयर में, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो हम बोलते हैं साउंड ट्रेवल करती है वो ऐसे करती है। तो देखो ट्रांसवर्स का एक एग्जांपल है लाइट। देखो बच्चों, लाइट आल्सो द एग्जांपल ऑफ EMW का भी एग्जांपल है लाइट। लॉन्गिट्यूडनल एग्जांपल, इसका एग्जांपल है साउंड। तो जब भी कभी साउंड वेव की कोई बात चले तो इसका मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल की बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप बना लीजिए, ठीक है। मैं छोड़ देता हूं स्क्रीन, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर साउंड की जब भी बात चलेगी लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्स की बात चलेगी मतलब लाइट, और लाइट EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी ध्यान रखना। ये यहाँ का है, मैंने ट्रांसवर्स में एग्जाम्पल दिया है उसका। मैं आपको एक क्वेश्चन देकर छोड़ना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आप मुझसे कब आप लोग यहाँ पहुंचेंगे, आप इसे करेंगे। आप मुझे रिप्लाई करना जब भी आप इस लेक्चर को देखें, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि भाई हमें नहीं पता कौन सी ट्रांसवर्स है कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, तो बाय विच मेथड, कौन सा मेथड है जिससे आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आप मुझे बताइए, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप इसे सेपरेट करेंगे। चलिए हम अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम वेव की इक्वेशन क्या लिखेंगे, ठीक है, और उस इक्वेशन पे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखिए, इसे हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं बालक। क्या कहते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव, मतलब एक प्लेन में ये वेव आगे बढ़ती है, प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ती है विद अ कांस्टेंट स्पीड। ये इसमें खासियत होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है। तो ध्यान देना, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी y = a sin ωt। ये किस चीज की इक्वेशन थी? ये SHM की इक्वेशन थी। एक पार्टिकल, ठीक है ना, वाइब्रेशन कर रहा है ऐसे, तो ये उसकी इक्वेशन है। अब मीडियम में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं सर, मीडियम में तो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं वहां तक। मान लीजिए वेव ऐसे जा रही है, ये वेव की डायरेक्शन है, कितनी स्पीड से? v स्पीड से, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत सारे पार्टिकल है। ये कौन है? x = 0, ये ओरिजिन है, यहां से वेव ने पहला पार्टिकल था जिसको वाइब्रेट कराया। ये कौन है? ये x डिस्टेंस पे कोई दूसरा पार्टिकल है, ठीक है ना। तो x डिस्टेंस पर कोई दूसरा पार्टिकल अगर है और t टाइम पर उसकी
हमें वाइब्रेशन चेक करना है, हमें चेक करना है ये भी एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना अपने मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे है। देखो यहाँ दो मीन पोजीशन हो गई, एक तो हो गया रेफरेंस पॉइंट यहाँ से कितनी दूर, और एक हो गया मीन पोजीशन से कितना ऊपर और कितना नीचे। तो एक्स मतलब वेव की डायरेक्शन में, वाई मतलब पार्टिकल के एसएचएम के लिए, तो ये ध्यान रखना। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें एक फैक्टर और आ जाता है के एक्स। कहाँ से आया कैसे आया डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना अगर इसको नहीं लिखते हैं तो एक पार्टिकल की कहानी चल रही है, और अगर इसको लिख देते हैं तो इसका मतलब वेव्स के अंदर सारे पार्टिकल्स की कहानी चल रही है। ठीक हो गई बात, इसको मिटा देता हूँ, मिटोन देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें समझना है वाई कौन है, ए कौन है, ये कौन कौन सी चीजें क्या है, इसको समझते हैं। देखो वाई क्या है बच्चों, वाई डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स। एक्स पोजीशन पर एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट वाई है एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पर उसका पोजीशन एक्स है, ठीक है ना। तो ये इतनी लंबी बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट खाली डिस्प्लेसमेंट लिखकर छोड़ देते हैं। पूरी बात, टाइम टी पर पोजीशन एक्स पर एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट वाई है उसकी मीन पोजीशन से। क्लियर हो गई ना कहानी। ए कौन है, ए है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये क्या है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, इसको कहते हैं फेज। क्या कहते हैं, फेज। इसी से आता है फेज डिफरेंस। वेव में आपने बहुत बार पढ़ा है, आपने वो कौन सा है इंटरफेरेंस में बहुत बार पढ़ा है, ठीक है ना, फेज। उसके बाद आता है ये ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या एंगुलर वेलोसिटी कह लीजिए, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसको इसका फॉर्मूला होता है 2πf या 2π/t। t इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब यहां आपको रुकना चाहिए और आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर ये टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्यों कहा, ये तो टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल होता है। जब एक पार्टिकल तो टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, अब सारे पार्टिकल्स का टाइम पीरियड वेव के अंदर यही होता है, टाइम पीरियड रिमेन सेम। तो इस ये पूरी की पूरी वेव की प्रॉपर्टी बन गई है, इसलिए इसको टाइम पीरियड ऑफ द वेव कहते हैं। ऐसे ही ये ए एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड होता है एक पार्टिकल का ऊपर नीचे कितना मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है ना, तो उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड इतना ही है, इसलिए इसे प्रॉपर्टी ऑफ वेव कहते हैं, इसे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कह देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कौन है, चलिए ये इसका नाम होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है बालक 2π/λ। ये वैल्यू होती है 2π/λ, जहां लैम्डा क्या होती है, वेव लेंथ। किसी पार्टिकल की वेव लेंथ लैम्डा है और उसके लिए के एक कांस्टेंट है। तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने यहां लिख दिए हैं। इनको अगर आप याद रखेंगे तो आप क्विकली देखते ही पहचान जाएंगे कौन सी वेव है। सारी प्रॉपर्टीज लिख के ओमेगा निकाल के, के निकाल के, लैम्डा, टी, फ्रीक्वेंसी, ये सब निकाल सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहाँ माइनस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, ओमेगा टी और के एक्स के बीच माइनस लगा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपकी वेव जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस, तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपकी वेव जा रही है। एक्स एक्सिस ही क्यों, बिकॉज ये एक्स है। अगर मैं यहाँ जेड लिख दूँ तो जेड एक्सिस हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो बच्चों ये वेव का पूरा ऑपरेशन मैंने आपके सामने कर दिया है, डिसेक्शन कर दिया है। आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप इस डिसेक्शन को समझ लीजिए एक बार, आपको पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इस पर क्वेश्चन कैसा करेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बालको किस तरीके का क्वेश्चन आता है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाता है, वो आपसे कहता है y इज इक्वल्स टू 50 sin 314 ओमेगा माइनस इसे कर लीजिए आप x/पाई फॉर एग्जाम्पल, या 2π/x,
2/π×x। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन है। उसने कह दिया वी हैव एन इक्वेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब आपसे वो क्या क्या कहेगा, नंबर 1 वो आपसे कहेगा वेवलेंथ यानी कि लैम्डा मालूम करो। ठीक है ना, वो आपसे कहेगा टाइम पीरियड ऑफ द वेव मालूम करो, वो आपसे कहेगा स्पीड ऑफ द मैक्सिमम स्पीड कहेगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल मालूम करो, और चौथे नंबर पर वो आपसे कहेगा स्पीड ऑफ वेव मालूम करो। देखो ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ वेव अलग होती है, स्पीड ऑफ पार्टिकल अलग होती है। सर ऐसे कैसे अलग होती है वेव ऐसे चल रही थी, पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा था, तो दो मोशन एक साथ ऐसे ऐसे हो रहे थे। ठीक है ना, ये आगे और ये ऊपर नीचे। तो एक तो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है, उसकी अपनी एक स्पीड है। एक वेव है वो कांस्टेंट स्पीड से सबको वाइब्रेट कराती चली जा रही है, उसकी अपनी एक स्पीड है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये चारों फैक्टर्स हम अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करिए, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ये इक्वेशन यहाँ टी होगा, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड की जगह 50 आ जाएगा, तो एक क्वांटिटी ये आ गई, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसके ऊपर लिख देता हूं ये। आप ये भी बता सकते हैं ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस एक्स एक्सिस में जा रही है। ठीक है ना, चलिए एम्पलीट्यूड ये आ गया स्टूडेंट्स, ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, के की वैल्यू ये आ गई कंपेयर करने से। ठीक है ना, इसे π/2 करिए, इसे कीजिए π/2। ठीक है, π/2 ये सही है, ये करिए। अब आप इसमें से वैल्यूज निकालना शुरू करिए। सबसे पहले उसने लैम्डा निकलवाया, लैम्डा के लिए के को उठा लीजिए, पहला आंसर यहां से निकलेगा k = π/2। के की वैल्यू डाल दीजिए, लैम्डा 2π/λ एंड दैट इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा = 4। आगे अगर सेंटीमीटर है, अगर यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ मीटर लिखा है तो यहाँ मीटर लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो मीटर ही लिखेंगे। एसआई में ही आंसर देना होता है। ठीक है, पहला पार्ट कवर हो गया। दूसरे पार्ट में उसने टाइम पीरियड पूछा है। ठीक है ना, तो टाइम पीरियड के लिए आप इसे कंपेयर कर रहे हैं ओमेगा से, ओमेगा ये वैल्यू आ चुकी है, तो ओमेगा बराबर 314 होता है। ठीक है ना, उसे ओमेगा को लिख दीजिए 2π/t एंड दैट इज इक्वल्स टू 314। t = 2π, पाई की वैल्यू डाल दीजिए 3.14/314। नीचे जो 2 0 बढ़ा लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल होकर 100 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। 1/50 सेकेंड, ये आपका टाइम पीरियड आ गया। फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कुछ नहीं करना, पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम, और एसएचएम की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है वाला, ए ओमेगा। ठीक है ना, तो एसएचएम यानी पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड यू मैक्सिमम दैट इज इक्वल्स टू ए ओमेगा। ए की जगह ए की वैल्यू डाल दीजिए 50 और ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू डाल दीजिए 314। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, लो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, u मैक्सिमम इतना आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, जिस भी फॉर्मेट में उसने लिख रखा हो। ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, a से। ठीक है, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, स्पीड ऑफ द वेव। बच्चों स्पीड के दो तरीके हैं, या तो v = n लैम्डा लगा दो, जो कि 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, स्पीड ऑफ द वेव v = n लैम्डा। ठीक है, तो देखिए इससे पहले मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। n मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो वो होता है 50, और लैम्डा हमारा कितना आया है, लैम्डा आया है फर्स्ट पार्ट में 4, तो ये हो जाएगा 200। अब मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड, अदरवाइज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेव की स्पीड है। एक तरीका और है जो हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बच्चों ये ओमेगा होता है और ये के होता है, तो हम ओमेगा अपॉन के कर लेते हैं इसको। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 314 अपॉन के की वैल्यू π/2। ठीक है, अब यहां देखना क्या होगा, v = 314, ऊपर लिख देता हूं यहाँ, v = 314 × 2 अपॉन पाई की वैल्यू डालो 3.14, 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू यहाँ से भी 200 ही आया, सेम आंसर, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। तो आपके पास पूरी वैरायटी है क्वेश्चंस की। आपको पैरामीटर्स देखकर इक्वेशन पूछ लेगा, इक्वेशन देकर पैरामीटर्स पूछ लेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं। बालक्स क्वेश्चन नोट कर लें। वो आपसे कह रहा है यू आर रिसीविंग, ठीक है ना, 30 वेव्स इन 90 सेकेंड्स, ठीक है ना, 30 वेव्स इन 90 सेकेंड ऑन द सी शोर। सी शोर मतलब समुद्र के किनारे पर आप खड़े हैं और आपको 30 वेव्स मिल रही हैं 90 सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है दो क्रिस्ट ये दो क्रिस्ट कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है लेट, वो आप ले लीजिए 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर दो क्रिस्ट के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट के बीच का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको दे दिया। उसके बाद वो कह रहा है पानी से मैक्सिमम हाइट जो ऊपर उठती है कोई वेव, वो वैल्यू भी उसने दे दी है। वो उसने कह दिया है 200 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर ऊंची आपकी क्रिस्ट उठ सकती है पानी से, ठीक। और तो बताइए उस वेव की इक्वेशन क्या होगी, ये उसने कह दिया, ठीक है, वेव की इक्वेशन बताइए। अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है क्योंकि ये एम्स के क्वेश्चन पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको इसे डील करना है। सबसे पहले डाटा आपने नोट कर रखा है। सबसे पहले आप आंसर में ये देखिए लिखा हुआ है 30 वेव्स इन 90 सेकेंड, ठीक है ना, 30 वेव्स इन 90 सेकेंड। तो क्यों ना हम इसे, अब देखो वेव पर सेकेंड जो होता है, पर सेकेंड कितनी वेव्स हैं, इसी को फ्रिक्वेंसी कहते हैं आप। तो सबसे पहले मैं फ्रिक्वेंसी निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है ना। तो इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/3, ठीक है ना, हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना। ये फ्रिक्वेंसी आ गई किसकी, वेव की। टाइम पीरियड भी इसी का उल्टे को कहते हैं। अगर टाइम पीरियड देखोगे तो वो 3 सेकेंड आ गया, आपके पास फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों आ गया। अब दो कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। बेटे किसी भी वेव में दो कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को कॉन्जिक्यूटिवली लैम्डा कहते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो ये लैम्डा आ गया 50 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं सभी को, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद लैम्डा आ गया, ठीक है ना। अब मैं के निकाल सकता हूं, के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये हो गया 4 पाई, ठीक है ना। 4 पाई मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। तो के की वैल्यू भी आ गई। ओमेगा भी निकाल लो, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी, एफ की वैल्यू 1/3 डाल देंगे, 2 पाई/3। लो जी ये भी आ, ठीक है ना। अब उसने इसमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ नहीं है या दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, ये चीज एम्पलीट्यूड ही है। मैक्सिमम कोई वेव कितना ऊपर तक उठती है ऐसे, वो उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा रही है। तो इसका मतलब ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो एम्पलीट्यूड हो गया 200 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। आपकी इक्वेशन तैयार होगी, y इक्वल टू ए, ये ए की वैल्यू, साइन ओमेगा, ओमेगा ये रहा आपका 2 पाई/3, टी एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस इसलिए बिकॉज आपको उसने डायरेक्शन बताई नहीं है, तो आप जनरली माइनस के एक्स लिखोगे। तो के की वैल्यू ये रही 4 पाई इंटू एक्स। लो जी ये आ गया। दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बार तो स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता, हम खड़े हैं हमें वेव्स मिल रही हैं, इसमें करना क्या है। तो एक शानदार सवाल, मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इस तरीके से आपने ये देखा, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें डील कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में जा रही है, वाई एक्सिस में जा रही है, ठीक है ना। अगर वाई एक्सिस में जा मतलब एक्स एक्सिस में
पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो माइनस लगता है, नेगेटिव एक्स में जा रही है तो यहाँ प्लस आ जाता है। तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी भारी नहीं है। ठीक, इसमें अब हम आगे जो हमें पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वांटिटी होती हैं, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। बालक्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, ठीक है ना, और उनका रिलेशन होता है आपस में भी, और फेज डिफरेंस का रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस से भी। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, इसको समझते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे, और वो कुछ कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं। ये x इक्वल टू 0 होता है, फिर ये x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। मान लीजिए हम इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज एनी पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x1, तो ये इसका पोजीशन हो गया फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस हो गया। ये दूसरा पार्टिकल है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज x2, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन के डिफरेंस को, x2 माइनस x1 को ही पाथ डिफरेंस कहते हैं। मतलब हम जिन पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके पाथ के बीच लेंथ में डिफरेंस कितना है, दैट इज पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है फेज डिफरेंस। मान लीजिए इस पार्टिकल का इस टाइम इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के x1 है, फॉर एग्जाम्पल t1, किसी टाइम t1 पर x1 पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन लिखी जा रही है, वेयर y1, ये पार्टिकल ऊपर नीचे कहीं भी y1 डिस्टेंस पे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पे हो सकता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इस पार्टिकल के साथ क्या है, y2 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t2 माइनस के x2, ठीक है ना, ये होता है ओमेगा t2 माइनस के x2, ठीक है। इसमें भी x क्या है इसकी पोजीशन और t2 क्या है इसका टाइम, t2 टाइम पर x2 पोजीशन पर ये पार्टिकल, y2 मतलब कितना ऊपर या नीचे है वो इसकी पोजीशन है। इन दोनों को कहते हैं फेज, ये जो क्वांटिटी है जो साइन के अंदर लिखी हुई है, और इनके डिफरेंस को कहते हैं फेज डिफरेंस। तो इन दोनों के डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहा जाता है, φ2 माइनस φ1, ठीक है। दो बातें हुई, पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस, टाइम, फेज डिफरेंस, फेज का डिफरेंस, एंड टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस मतलब इसको आपने ऑब्जर्व किया t1 पर, इसको आपने ऑब्जर्व किया t2 पर, तो t1 t2 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज टाइम डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये टाइम डिफरेंस होता है, ये फेज डिफरेंस होता है, ये पाथ डिफरेंस होता है। तीनों टाइप के डिफरेंसेस आपको पता चल गए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, इनमें आपस में रिलेशंस क्या होते हैं। चलिए उसको अलग, सबसे पहले हम कुछ पार्टिकल्स ले रहे हैं लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसे, और मान लीजिए आप इस x1 को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस x2 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पार्टिकल को एट x1 एट x2, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस तो हो गया डेल्टा x, x2 माइनस x1, वैल्यू बाद में डाल देंगे। और माना ये किसी टाइम t पर, एट टाइम t, एक साथ सेम टाइम पर, इसकी फेज φ1 है और इसकी फेज φ2 है, तो इनके डिफरेंस को ही क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस। तो याद रखना, जब हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन देखते हैं तो टाइम सेम होता है, मतलब सेम टाइम पर इसे और इसे ऑब्जर्व किया हमने, और इनके बीच का क्या देख रहे हैं, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन हो जाएगा फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स एट एनी टाइम t। दोनों के फेज में डिफरेंस ये है, जबकि उनका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, ठीक है, डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स से आप बहुत सारी चीजें निकालते हैं, ये 12th में भी यूज होता है ये फॉर्मूला, ये 12th में इंटरफेरेंस में काम आता है। जब वो आपसे कहेगा कि दो पार्टिकल के बीच का पाथ डिफरेंस λ/3 है, तो बताओ उनकी इंटेंसिटी मिलने पर कितनी होगी, नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या करते हो, पहले फेज डिफरेंस निकालते हो, 2 पाई अपॉन लैम्डा लगाओगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/3 दे रखी है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 λ/3, और आप फॉर्मूला लगाओगे I1 I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, और इसमें फाई की वैल्यू डाल दोगे 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल हो गया था, 2 पाई बाई 3, और इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आराम से निकल आएगा। तो ये 12th में भी काम आता है, यहाँ भी काम आता है। तीसरी चीज होती है, अगर इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटाकर इसको आगे बढ़ाता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, माना कि किसी टाइम t1 पर
अब पार्टिकल दो नहीं है, पार्टिकल एक ही है। एक ही पार्टिकल को पहले t1 टाइम पे देखेंगे, उस समय उसकी फेज φ1 होगी, फिर t2 टाइम पे देखेंगे, उस समय उसकी फेज φ2 होगी, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई होगा, ठीक है ना। तो ये पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस। अब वो क्या कह रहा है कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस नहीं, टाइम डिफरेंस। टाइम t1 पर ये, टाइम t2 पर ये, और पाथ फेज डिफरेंस ये हो गया, और टाइम डिफरेंस ये हो गया, जिसे आप t2 माइनस t1 कहेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अपॉन t इंटू डेल्टा टी। ये होता है फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप, वेयर t इज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। सर पहले तो आपने बताया था टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, अब आप कह रहे हो टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक्चुअल में इसमें होता ये है स्टूडेंट्स कि सारे पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि सारे पार्टिकल एक जैसा एसएचएम कर रहे हैं। टाइमिंग अलग अलग है उनके एसएचएम की, लेकिन मैनर एक जैसा है, एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम है, स्पीड सेम है, हर जगह पर स्पीड सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे पार्टिकल्स के लिए वो प्रॉपर्टी कॉमन है, तो हम उसे प्रॉपर्टी ऑफ वेव कह देते हैं। पार्टिकल के एसएचएम को प्रॉपर्टी ऑफ द वेव बना दिया गया है, बिकॉज सारे पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड सेम है। क्लियर हो गई कहानी। तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस पर कहानी आती है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनका यूज हम इंटरफेरेंस में करते हैं 12th क्लास में, तो अभी इसको पढ़ लीजिए, ये आपके काम आएगा। पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में कहानी आपको पता होनी चाहिए। पाथ डिफरेंस दिया है, टाइम डिफरेंस निकालना है, टाइम डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस निकालना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और इस बार हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, आप भूल रहे हैं कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पार्टिकल के पास से वेव गुजरती है तो एक स्पीड तो वेव की होती है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से वेव चलती चली जाती है, और आप भूल रहे हैं ये पार्टिकल एसएचएम करता है फॉर एग्जांपल, तो इसमें भी स्पीड होती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो एक स्पीड तो पार्टिकल की है और एक वेव की है। इक्वेशन में से कैसे तो आप वेव की स्पीड निकालेंगे और कैसे आप पार्टिकल की निकालेंगे, बिकॉज आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा v मतलब वेलोसिटी, और फिर आप ये भूल जाते हैं कि वेलोसिटी किसकी, ठीक है ना। तो वेव की भी हो सकती है, पार्टिकल की भी हो सकती है। आइए देखते हैं कौन सी किसकी होती है और कैसे निकाली जाती है। अब ये वेव की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अब वो आपसे कह रहा है स्पीड निकालिए वेव की, स्पीड ऑफ वेव, वेव कितनी स्पीड से मूव कर रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूं स्पीड ऑफ वेव क्या होती है। यहां से ओमेगा उठा लीजिए और यहां से के उठा लीजिए और ओमेगा अपॉन के कर दीजिए, मतलब टी का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट जो भी लिखा हुआ एक्स वाई जेड उसे उठा लीजिए, यहां डाल दीजिए। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, एन लिख लेते हैं 2 पाई एन। के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एन लैम्डा, एंड व्हाट इज एन लैम्डा, v इक्वल टू एन लैम्डा। 10th क्लास में पढ़ा था आपने ये फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ द वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है ना। तो फाइनली वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, बिकॉज एन लैम्डा वेलोसिटी ऑफ वेव होती है दिस, ठीक है। तो आज के बाद जब भी कभी इक्वेशन दी हो तो आप ओमेगा अपॉन के कर दें, वेलोसिटी आएगी, एंड इट शुड बी कांस्टेंट इन द केस ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेव एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक हो कोई बात, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है पार्टिकल की स्पीड कैसे निकालेंगे। पार्टिकल, कल पार्टी है, आप सभी को आना है, लॉकडाउन तोड़ के आना है, हमें नहीं पता, ठीक है। पार्टिकल की कहानी है, चलिए। पार्टिकल ये कहता है, ये जो पार्टिकल यहां वाइब्रेट कर रहा है इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे। सर ये जो इक्वेशन है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, अच्छा साइन की जगह कभी कॉस लिखा हो तो अंतर नहीं होता, साइन कॉस एक ही बात है, बस π/2 का डिफरेंस होता है, मतलब साथ में π/2 जोड़ दोगे तो फिर से साइन बन जाएगा। 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये याद रखना। तो ये साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया है, ठीक है ना। ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, जिसे हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इसलिए कह दिया था, वेव इक्वेशन इसलिए कह दिया था बिकॉज सारे पार्टिकल एक जैसा बिहेव कर रहे थे। वाई था तो पार्टिकल के लिए ही ना, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी वाई बाई डी टी, ए एज इट इज रहेगा, ओमेगा इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कॉस बन जाएगा साइन, और ओमेगा टी माइनस के एक्स एज इट इज रहेगा। लो दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल की स्पीड बन गई डी वाई बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्स डिस्टेंस पर अगर कोई पार्टिकल है तो टी टाइम पर उसकी स्पीड ये होगी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्पीड वो होती है जब ये कॉस वाला फंक्शन 1 हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कॉस की वैल्यू 1 ही हो सकती है, 1 से ऊपर जाती नहीं। तो यू मैक्सिमम यानी पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होती है। और बच्चों ये कुछ और नहीं है, ये वही है जो हमने एसएचएम में भी पढ़ा था। एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ए ओमेगा ही आया था, ठीक है बालक। तो वो आपसे इसका और इसका रेशियो पूछता है, ठीक है ना। और ये लाल लाल कलर से ये कह रहा है कि v अपॉन u मैक्सिमम, मतलब स्पीड ऑफ द वेव और पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड का जो रेशियो आएगा वो आएगा ए ओमेगा अपॉन ओमेगा अपॉन के। ये कैंसिल हो गया ए के, ठीक है। ए फॉर एम्पलीट्यूड, के फॉर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो इस टर्म में से कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है। वेलोसिटी ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, दोनों का रेशियो, दोनों का मल्टीप्लाई, व्हाटएवर, सम, डिफरेंस, कुछ भी निकलवा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, 20-25 सवाल तो यही हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।